नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। MPPSC मेंस पेपर 1 बी यूनिट 4 के अंतर्गत आने वाले टॉपिक आपदा एवं प्रबंधन के अंतर्गत आज हम बात करेंगे बाढ़ फ्लड के बारे में। यह इस सीरीज़ का हमारा लेक्चर 3 है। इसके पहले डिज़ास्टर एंड इट्स मैनेजमेंट के रिगार्डिंग हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आज हम बाढ़ की चर्चा करेंगे और यहाँ पर मुख्य रूप से हम इसके कीवर्ड को जानेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है स्टडी मटेरियल प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, तो हमें क्या लिखना चाहिए उस चीज़ की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। लेकिन इसके पहले कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। तो हम इस इंडेक्स को समझते हैं, हम इस इंडेक्स के तहत जो है इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो परिचय, हमने डिजास्टर का परिचय, इसकी डेफिनेशन बात करी है लेक्चर 1 में। देन लेक्चर 2 में हमने इन टॉपिक को डिस्कस किया है और जो प्राकृतिक आपदा है और जो मानव जनित आपदा के उदाहरण हैं, अब हम उनको डिस्कस करेंगे बैक टू बैक। तो इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे बाढ़ के बारे में, फ्लड के बारे में कि क्या होती है और कि इसके अंतर्गत हमें किन पॉइंट को याद रखना आवश्यक है। देन इसके बाद हम आपदा प्रबंधन की चर्चा करेंगे। तो आइए बाढ़ की हम बात करते हैं। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें अत्यधिक वर्षा होने से नदियों की अफवाह नहीं है, नदियों की अपवाह क्षमता अधिक हो जाती है तथा वह अपने तटबंधों को, ठीक है, तथा तटबंधों को, बंधु नहीं है, तटबंधों को पार कर आसपास के क्षेत्र को जलमग्न कर देती है। ठीक है, जैसे नदी है तो अत्यधिक जब वर्षा होती है तो नदी क्या करती है, इसका अपवाह क्षेत्र अधिक हो जाता है और वो अपने जो तटबंध है इसको भी पार कर आसपास के क्षेत्र को जलमग्न कर देती है। अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई जल प्रवाह आयोग के अनुसार बाढ़ जो है मूलतः नदी नालों में जल प्रवाह को का आधिक्य है। ठीक है, नदी नालों में जल प्रवाह का क्या है, आधिक्य है, जो सामान्य स्थिति को छोड़कर प्राकृतिक जो सामान्य स्थिति को छोड़कर प्राकृतिक किनारों या मानव निर्मित किनारों के ऊपर से बहता है, जिसके कारण निचले क्षेत्र क्या होते हैं, पानी से घिर जाते हैं। तो ये बाढ़ होती है। तो हमें जब अगर बाढ़ के ऊपर लिखना है तो हमें उसे इसी प्रकार से डिफाइन करना होगा। बाढ़ का क्या प्रभाव होता है, मुख्य रूप से देखा जाए तो जान माल की क्षति होती है, चाहे वो जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हो। इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना को नुकसान होता है, जैसे कि सड़क मार्ग या मकान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। पर्यावरण को नुकसान होता है और मृदा अपरदन होता है। तो इस प्रकार से कई जो है बाढ़ के प्रभाव होते हैं, कुछ प्रभाव आप भी यहाँ पर नोट कर सकते हैं। देन इसके बाद हमें पॉइंट कवर करना है कारण को, कि एक्चुअल में इसका रीज़न क्या है। तो इसके मुख्य रीज़न है, हम इसके अंतर्गत भी लिख सकते हैं। देन हम इसके अंतर्गत जो है ये जितने भी पॉइंट हम देख रहे हैं इसके अंतर्गत हम उदाहरण लिख सकते हैं और करेंट अफेयर्स को जो है कनेक्ट कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से हम यहाँ पर कारण की बात करेंगे क्योंकि कम समय में हमें सारे टॉपिक को कवर करना है। तो कारण, या हम कहें कि ये मेंस एग्जाम के लिए हम रिवीजन ले रहे हैं। तो कारण की हम चर्चा करें तो नदी नालों के प्राकृतिक किनारों से ऊपर जल प्रवाह की स्थिति, वनों की कटाई, सामान्य से अधिक वर्षा हो जाती है या फिर मौसम में आकस्मिक परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि बादल फटना, प्राकृतिक जल निकासी में मानव निर्मित बाधाएं अगर आ जाती है। ठीक है, अगर उसके प्राकृतिक जल निकासी के मार्ग को अवरुद्ध करके मानव कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कर लेता है। बाढ़ नियंत्रण योजना के अंतर्गत जो बांध टूट जाते हैं तो बाढ़ आती है। नदियों में अवसाद की मात्रा में वृद्धि अगर हो जाती है तो गहराई में इससे क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। सहायक नदियों का जल सामान्य से अधिक मात्रा में मुख्य नदी में मिलना, भूकंप एवं भूस्खलन नदी के क्षेत्र में होने की स्थिति, कृत्रिम रूप से नदी के प्रवाह को कतिपय कारणों से रोकने के प्रतिरूप बड़े पुलों का निर्माण किया, जैसे कि रेलवे गेट, ठीक है, पुल, ब्रिज, चक्रवात या फिर प्राकृतिक तटबंधों को जब क्षति हो जाती है तो मुख्य रूप से क्या होती है, बाढ़ आती है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो भारत में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में है, हम इसे समझ सकते हैं भारत में जहां पर भी बाढ़ आती है। तो सबसे पहला है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन।
ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की अगर हम बात करें तो यह देश का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जहां देश की 60% बाढ़ें आती है। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ऊंचाई से, हिमालय पर्वत से ये जो है मैदानी भागों में प्रवेश करता है, तो यहाँ पर बाढ़ की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इसमें मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि राज्य आते हैं। ढाल, निर्वनीकरण, नदी तल के अवसादन एवं मानव हस्तक्षेप जो है बाढ़ के मुख्य कारण है। ठीक है, वैसे ये चीज़ें हम वहाँ पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पर्वत है तो ढाल जो होते तीव्र होते हैं और वन जो होते इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, तो ये भी यहाँ का रीज़न होता है। दूसरा जो टाइप है वो है मध्यवर्ती एवं प्रायद्वीपीय क्षेत्र। मध्यवर्ती एवं प्रायद्वीपीय क्षेत्र, तो इसके अंतर्गत क्या आता है? तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु डेल्टा क्षेत्र आते हैं। यहाँ पूर्वी एवं पश्चिमी तट पर चक्रवाती बाढ़ें आती हैं। ठीक है, जब चक्रवात आता है बंगाल की खाड़ी, असम या फिर हिंद महासागर में, तो उसका असर जो होता है इन क्षेत्रों पर पड़ता है। उड़ीसा की महानदी और ब्राह्मणी नदी के डेल्टा में त्रुटिपूर्ण अफवाह के कारण जो होती है बाढ़ आती है। और तीसरा है हमारा राजस्थान का क्षेत्र। तो राजस्थान की शुष्क जलवायु में रेतीली भूमि के कारण प्रवाह मार्ग अविकसित है। यहाँ अचानक तीव्र वर्षा के कारण जल इकट्ठा होकर बाढ़ का रूप ले लेता है। तो यहाँ पर हमें 3 क्षेत्रों में याद रखनी है। तो भारत में बाढ़, अब चूंकि हम एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र क्या है। तो मध्य प्रदेश में बाढ़ अगर आती भी है तो उसका प्रमुख कारण मुख्य रूप से जो चक्रवाती वर्षा होती है वही होती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में कोई तूफान आता है, सुनामी आती है, तो उसका असर जो है यहाँ पर पड़ सकता है। तो बाढ़, और इसका दूसरा फिर एक रीजन है बारिश का पानी। तो बाढ़ के संदर्भ में मध्य प्रदेश को 10 नदी बेसिन में बांटा गया है। माही, चंबल, कुंवारी सिंध, पार्वती, बेतवा, धसान, टोंस, बेनगंगा, ताप्ती और नर्मदा में। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमें याद रखनी है। इसके अलावा कुछ पॉइंट को हम और कवर कर सकते हैं, यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह हम ऐड कर सकते हैं एडिशनल कि बाढ़ के नकारात्मक या प्रतिकूल क्या प्रभाव है। तो बाढ़ के नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, अगर किसी क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षतिग्रस्त होता है, तो जान माल की हानि होती है, आर्थिक रूप से नुकसान होता है, खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो जाता है, खेत खलिहान खराब हो जाते हैं, ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम रहता है, जो कृषि आधारित उद्योग है उसमें कच्चे माल की कमी हो जाती है, और मुख्यतः गरीब जनसंख्या पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है क्योंकि उनकी क्रय शक्ति में कमी आती है, जिससे अकाल एवं भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में भी वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार के जो है नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं बाढ़ के क्या सकारात्मक प्रभाव भी है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि बाढ़ के कारण मिट्टी का क्या होता है? नवीनीकरण होता है, क्योंकि मिट्टी का उलट पलट होता है, इसलिए मिट्टी की उर्वरता क्षमता में वृद्धि होती है, मिट्टियां पोषक तत्वों से समृद्ध हो जाती हैं। बाढ़ विस्तृत क्षेत्रों में निलंबित अवसादों तथा जल का वितरण करती है और बाढ़ के समय बड़े पैमाने पर अवसादीकरण के परिणाम स्वरूप भूजल स्तर में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। नदियां बाढ़ के समय पहाड़ी क्षेत्रों से अपने साथ भारी मात्रा में विभिन्न क्या लाती है? आकार की रेत लाती है, जिससे भवन के निर्माण में उपयोग किया जाता है, अर्थात बाढ़ भवन निर्माण सामग्री प्रदान करता है, ऐसा मान सकते हैं हम लिखने के तौर पर। और बाढ़ मिट्टियों में नमी बनाए रखती है और भूजल सबसे इंपॉर्टेंट अगर इसका देखा जाए तो भूजल का जो है पुनर्भरण होता है। ठीक है, तो इससे जो ग्राउंड वाटर होता है वो उसका लेवल ठीक रहता है। बाढ़ नियंत्रण के उपाय क्या हैं वो यहाँ पर देखना है कि बाढ़ नियंत्रण को हम बाढ़ के अगर देखा जाए तो जनरली सबसे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट ही रहते हैं, तो इसके नियंत्रण के उपाय भी किए जाते हैं। तो नियंत्रण उपाय को जो है बेसिकली 3 पार्ट्स में हम इसको समझ सकते हैं कि बाढ़ पूर्व नियंत्रण उपाय, क्योंकि बाढ़ भी एक त्रासदी ही है, बाढ़ के समय किस प्रकार के जो है उपाय किए जाते हैं और बाढ़ के बाद क्या उपाय किए जाते हैं, उसको हम 3 कैटेगरी में पढ़ सकते हैं। तो बाढ़ आने से पूर्व क्या प्रबंधन किए जाते हैं? तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की पहचान तथा मौसम का पूर्वानुमान लगाना, वर्षा का रिकॉर्ड रखते हैं, मौसम विज्ञान केंद्र, केंद्रीय जल आयोग, बाढ़ पूर्वानुमान संगठन द्वारा जारी की गई मौसम रिपोर्ट तथा बाढ़ बुलेटिनों का प्रसारण देखा जाता है।
बाढ़ नियंत्रण कक्ष को सक्रिय बनाना, महत्वपूर्ण स्थलों पर नौकाएं तैनात करना, इस प्रकार की जो है चीजें रहती है। और राहत कार्य के लिए तैयार रहना, सैन्य सहायता हेतु अग्रिम व्यवस्था करना, ये और राहत दलों को जो एनडीआरएफ मुख्यतः काम करता है उनको उनका गठन करना। तो ये इसमें बाढ़ पूर्व के काम होते हैं। अगर मान लीजिए बाढ़ आ गई, उस समय क्या किया जाता है, तो बाढ़ के समय प्रभावित लोगों को तुरंत जो है सहायता पहुंचाई जाती है, उन्हें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाता है। मुख्य रूप से रोगी, बुजुर्ग, महिला, बच्चा आदि को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर चिकित्सा और खाद्यान्न की आवश्यकता को पूरा करते हैं। और जो बाढ़ में फंसे हुए लोग हैं उन्हें खाद्यान्न और जो साफ जल है पीने का उपलब्ध करवाना, और नौकाओं की व्यवस्था करना जिससे जल निकासी हो सके के उपाय कर सके। और जो भी बाढ़ जिस तरीके से ब्लॉक हो रही है तो जल निकासी की व्यवस्था बनाना, ये इतने काम जो होते शामिल होते हैं। और अब बाढ़ बाद की हम प्रबंधन की बात करें तो लोगों का पुनर्वास करना। जब बाढ़ जो अति खतरनाक लेवल पर आती है तो जो प्रभावित होते हैं लोग उनको पुनर्वास करना, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को पुनः आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, वैकल्पिक रोजगार देना, ऋण सहायता देना, नए आश्रय स्थलों का निर्माण करना, संचार साधन उपलब्ध करवाना, आधारभूत संरचना को दुरुस्त करना जो होता है मुख्य रूप से बाढ़ आने के बाद के प्रमुख कार्य हैं। तो यहाँ पर ये हम इसके अंतर्गत लिख सकते हो, और भी कुछ एडिशनल चीज आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बाढ़ नियंत्रण हेतु किए गए प्रमुख सरकारी प्रयास की बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं हम मुख्य रूप से राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम जो कि 1954 में हुआ था। तो स्वतंत्रता के बाद 1954 में आई भीषण बाढ़ के उपरांत जो है 1954 में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम लागू किया गया, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत तात्कालिक, अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक योजनाओं पर ध्यान दिया गया। इसके तहत नदी तटबंधों का निर्माण, गांव एवं शहर से सटे हुए नदी तटों को ऊपर उठाना, जलाशय बांधों का निर्माण करना, जल निकासी की व्यवस्था करना इत्यादि कार्यक्रम जो है सुनिश्चित किए गए थे। फिर बाद में राष्ट्रीय बाढ़ है, ठीक है, ये बाढ़ आयोग का गठन किया गया 1976 में। तो बाढ़ नियंत्रण के लिए जो एक समन्वित योजना को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था, और इसके अंतर्गत बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में भूमि उपयोग तथा विकास कार्य को विनियमित करने हेतु कानून बनाए गए तथा नदियों में खतरे के निशान का निर्धारण किया गया। केंद्रीय जल आयोग की बात करें 1945 में इसकी स्थापना की थी, और इसके 13 क्षेत्रीय संगठन हैं जो भोपाल, कोयम्बटूर, चंडीगढ़, लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, नागपुर, पटना, सिलीगुड़ी, शिलोंग, भुवनेश्वर एवं गांधीनगर में कार्यरत है। अब केंद्रीय जल आयोग की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है जो भारत सरकार के कार्यकारी सचिव के समकक्ष होता है, और इसमें 3 तकनीकी अंग होते हैं, संरचना में अनुसंधान, जल उपयोग नियोजन में परियोजना और नदी प्रबंधन। ठीक है, तो इस प्रकार से केंद्रीय जल आयोग के काम होते हैं। देन गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग जो है 1972 में स्थापित हुआ, और इसका मुख्यालय जो है पटना में है, जो बोर्ड के सचिवालय में कार्यकारी अंग के रूप में कार्य करता है, और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय जल संसाधन मंत्री के द्वारा की जाती है। जबकि नीति आयोग के जो सदस्य होते हैं बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करते हैं। तो बाढ़ हेतु ये जो सरकारी प्रयास है, स्पेशली आपको ये 4 चीजें यहाँ पर याद रखनी है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं, प्रमुख उदाहरणों की बात करते हैं। तो प्रमुख उदाहरण जो है काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में, 3 मार्कर हो। अभी तक तो जो है मार्कर का अलग सिस्टम था, लेकिन ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तराखंड बाढ़ आयोग के ऊपर कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम सभी जानते हैं कि 15 से 16 जून 2013 को केदारनाथ में जो है कई बादल फटने जैसी घटना हो गई थी, जिससे बाढ़ और भूस्खलन हो गया था, और काफी जो है जान माल की क्षति हुई थी। और इसके लिए भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन राहत चलाया था, और भारतीय सेना ने ऑपरेशन गंगा प्रहर और सूर्या होप का संचालन किया था, और लगभग 42,542 लोगों का रेस्क्यू किया था, और प्रधानमंत्री राहत कोष की स्थापना भी इसके तहत की गई थी। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर में भी जो है बाढ़ आई थी। तो यहाँ पर मुख्य रूप से हमने इतने जो है मेन चीज़ों की चर्चा की है। अगर हमें बाढ़ के ऊपर क्वेश्चन आता है तो ये पॉइंट हमें उसमें ऐड करना है, जिससे कि हमारी राइटिंग जो होगी, ऐसे राइटिंग काफ़ी अच्छी रहेगी और प्रभावित रहेगी, और आप इसमें इसको करंट अफेयर से जोड़ सकते हैं। अगर जब भी हमें एग्ज़ाम देने जाना है तो हमें इसका ध्यान रखना है कि लेटेस्ट वर्ल्ड लेवल पर
या फिर इंडिया लेवल पर, और अगर हो तो मध्य प्रदेश लेवल पर क्या बाढ़ जैसी कोई घटना हुई है। जैसे हाल ही में अभी पाकिस्तान में बहुत ही खतरनाक तरीके से बाढ़ आई थी, उनको काफ़ी नुकसान हुआ था, तो हम उसके ऊपर जो है उसको ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगले प्राकृतिक आपदा के बारे में। तो लगे रहिए, और अगर आपको ये प्रयास हमारा पसंद आ रहा है, हमारा ये वीडियो पसंद आया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।